हेलो दोस्तों, आई सेल्फ एल आर सोलंकी आज टॉपिक लेकर आए हो ओबीजी पार्ट 3। ओबीजी के पार्ट 1 और 2 अपलोड कर दिए हैं, जिसके लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा ऑल सब्जेक्ट के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन का वीडियो भी के लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों, अपन टाइम वेस्ट नहीं करके आज के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 40 क्वेश्चन अपने पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। अभी पार्ट 3। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन अकर इन विच एरिया। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? बहुत सदाबहार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। दोस्तों, नोटबुक अपने पास में रखिए, आप अपने आंसर अपने नोटबुक में लिखिए और लास्ट में आप पता लगिए कि आपका एनालिसिस कितना हुआ। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? वो होता है एम्पुला में। थोड़ा इसका अपन एक्सप्लेनेशन भी करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्जाम में आता रहता है। जो फैलोपियन ट्यूब है, एफटी का मतलब फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम ओविडक्ट और यूट्राइन डक्ट है। फैलोपियन ट्यूब आल्सो नोन एज ओविडक्ट एंड यूट्राइन डक्ट। और जो साल्पिंगोग्राफी क्या होता है? कई बार आप साल्पिंगोग्राफी का नाम सुनते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब का विजुअलाइजेशन उसको क्या बोलते हैं? साल्पिंगोग्राफी। उसके अलावा जो फैलोपियन ट्यूब की जो इनर लाइन है, जो अंदर इनर लाइन है, वो किसकी बनी रहती है? कोलुमुलर एपिथेलियम। कौन सा कोलुमुलर एपिथेलियम? सीलिएटेड। और वो सीलिया क्या करता है? सीलिया निकलते हैं उसको क्या करता है? स्पर्म को आगे ओवेरी की तरफ जाने में हेल्प करता है। मतलब ओवेरी की तरफ से जो ओवा निकलेगा और उस ओवा और स्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके तरफ, उसमें मूवमेंट के लिए वो रेस्पॉन्सिबल रहता है। इसके अलावा जो फर्टिलाइजेशन ओवा रहता है उसको वापस यूट्रस की तरफ मूवमेंट करने में इनका रोल रहता है। मीन्स ओवेरी की तरफ भी मूव करते हैं स्पर्म को और फर्टिलाइज ओवा को वापस यूट्रस की तरफ। और ये मेन फंक्शन है फैलोपियन ट्यूब का। इसके अलावा जो आपका जाइगोट है, जाइगोट कहाँ पे डेवलप होता है? फैलोपियन ट्यूब में। और जो अभी फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट डेवलप होता है। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब का लेंथ कितना होता है? 10 सेंटीमीटर होता है। और इसके 4 पार्ट रहते हैं। कितने पार्ट रहते हैं? 4 पार्ट। पहला पार्ट इंट्रामुरल, ठीक है, जिसका लेंथ कितना रहता है? 1.5 सेंटीमीटर। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट नैरो फैलोपियन ट्यूब का जो मोस्ट नैरोस्ट पार्ट कौन सा है? तो आपको माइंड में रखना है। इसके अलावा जो सेकेंड क्वेश्चन आता है एम्पुला से। एम्पुला से क्वेश्चन आता है फैलोपियन ट्यूब का। फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में होता है? वो होता है एम्पुला में। एम्पुला के ये वाइडेस्ट और लॉन्गेस्ट पार्ट आता है और फर्टिलाइजेशन की मेन साइट है। इसका लेंथ 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, और डायमीटर कितना? 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा एपेंडिबुलम और एपेंडिबुलम नीचे फीमरिया जो 20 से 25 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जुड़े रहते हैं, उससे जुड़े रहते हैं। दोस्तों, हर क्वेश्चन को अपन अच्छे से रेशनल के साथ पढ़ेंगे। आपका एक क्वेश्चन से 5 से 7 क्वेश्चन रेडी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन ओवम इज इम्प्लांट इनटू यूट्रस। फर्टिलाइजेशन ओवम कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब से उसके बाद में क्या वो इम्प्लांटेशन होता है? कहाँ पे होता है? वो होता है यूट्रस में। तो कब शुरू होता है? वो होता है, ये कब होता है? कितने दिनों बाद? तो 7 डेज बाद। कितने दिनों बाद? 7 डेज बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशियली डेवलप ऑफ जाइगोट अकर इन फैलोपियन ट्यूब फर्स्ट 3 to 7 डेज। इसके बाद बात करते हैं यूट्राइन पेसमेकर। आपने सुना होगा हार्ट का पेसमेकर कहाँ पे होता है? ऐसे नोड्स। लेकिन यूट्राइन का पेसमेकर कहाँ पे होता है? पहले कौन होता है, कहाँ पे स्थित रहता है? जो कॉर्नर्स ऑफ द यूट्रस है, इसको पेसमेकर ऑफ द यूट्रस बोला जाता है, ठीक है। यूट्राइन पेसमेकर या पेसमेकर ऑफ द यूट्रस। तो ये कहाँ पे होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यूट्राइन पेसमेकर है, जहाँ पे क्या ये इसका काम क्या है? यूट्राइन पेसमेकर का काम है कि यूट्रस को स्टिमुलस करना, मतलब कॉन्ट्रैक्शन करना। किसको कॉन्ट्रैक्शन करेंगे? इसके जो मायोमेट्रियम्स जो लेयर है यूट्रस की, उसकी तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा लेबर प्रोसेस में। इसके अलावा ये कहाँ पे स्थित रहता है? जहाँ पे फैलोपियन ट्यूब ओपन रहती है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं जहाँ पे यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब का जो पॉइंट रहता है, जहाँ पे फैलोपियन ट्यूब ओपन होती है, उस कंडीशन को बोलते हैं कॉर्निया ऑफ द यूट्रस। बहुत इंपॉर्टेंट है यूट्राइन पेसमेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हमको हौसला बढ़े, हम मोटिवेट रहे और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी इज नोन। जो यूट्रस का जो लेयर रहता है एंडोमेट्रियम, वो प्रेगनेंसी में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए डेसिडुआ, ऑप्शन बी डेक्यूबिटस, ऑप्शन सी ट्रोफोब्लास्ट और ऑप्शन डी ग्रेविड एंडोमेट्रियम। राइट आंसर ए डेसिडुआ। राइट आंसर क्या है? ए डेसिडुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा जान लो। सबसे पहले तो यूट्रस का लेयर था एंडोमेट्रियम, ठीक है। प्रेगनेंसी में किस नाम से जाना जाता है? डेसिडुआ। यूट्रस का नॉर्मल वेट कितना होता है? 60 ग्राम, तो 50 से 60 ग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी में या डिलीवरी के टाइम में या प्रेगनेंसी में कितना वेट होता है? 900 से 1000 ग्राम। कितना? 900 से 1000 ग्राम। ये दोनों बात आपको माइंड में रखना है। इसके अलावा यूट्रस का जो नॉर्मल साइज है 3x2x1 इंच। अगर इंच की बात, सेंटीमीटर में बात हो 7.5 × 5 × 2.5। नेक्स्ट जो मायोमेट्रियम है वो क्या? थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। यूट्रस की थिकेस्ट लेयर कौन सी है? मायोमेट्रियम। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बना। इसके अलावा वेजाइना क्या है? हाईली एसिडिक। किसकी वजह से होती है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। एक बैक्टीरिया रहता है, उस बैक्टीरिया की वजह से एसिडिक उसका मीडियम रहता है। क्यों रहता है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, जिसका दूसरा नाम है ड्यूरोडोलिन बेसिलाई। और ये क्या करता है? ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। एक बात आपको माइंड में रखना है, वेजाइना का मीडिया कैसा होता है? एसिडिक। एसिडिक क्यों होता है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया प्रेजेंस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को अचीव करने के सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है? मिडवे बिटवीन 7 to 8 days of ovulation. Next, immediately after starting of the mens, 14 days after the beginning of the next period, 14 days before the next period is expected. तो दोस्तों प्रेगनेंसी के लिए जो सबसे बेटर टाइम है वो कब है? जो आपका नेक्स्ट पीरियड है, नेक्स्ट पीरियड से 14 डेज पहले का जो टाइम है वो उसके लिए बेस्ट टाइम है। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर डी। अब बात करते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन होता क्या है? ओवुलेशन कब होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा अपन यहाँ समझेंगे। ओवुलेशन क्या होता है? जो ओसाइट होता है उसको रिलीज करने का। नॉर्मल बोलते हैं कि जब ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होगी, ठीक है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं जब आपका ओवरी कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसकी वजह से ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होगी, उसकी वजह से ओसाइट रिलीज हो गए। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओवुलेशन। और ये कब होता है? जो नेक्स्ट पीरियड है उससे 14 डेज पहले होता है। इसके अलावा इस कंडीशन में क्या होता है कि जो DOC ऑफ द जो ओवुलेशन है, जो ओवुलेशन कराने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो ये क्लोमिफेन साइट्रेस। और जो ओवुलेशन के लिए जो एसेंशियल है वो है लुटिनाइजिंग हार्मोन, LS हार्मोन। और ओवुलेशन से पहले जब LS हार्मोन का लेवल मैक्सिमम होता है उसको LS सर्च बोलते हैं। 24 आवर्स ओवुलेशन से पहले, मतलब ओवुलेशन से 24 आवर पहले LS का लेवल बढ़ जाता है, उसको LS सर्च कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कब? 24 आवर। और LS क्या करता है? जो ग्राफिन फॉलिकल है उसको रप्चर करता है और जो मेच्योर ओवम है उसको कहाँ बाहर निकालता है, ठीक है, अबाउट 9 आवर आफ्टर द LS सर्च के 9 आवर के बाद में। इसके अलावा एपीएस, मतलब ऐसे बोल सकते हैं LS क्या करता है? जो मेच्योर फॉलिकल है उसको रप्चर करता है, उसकी वजह से उसमें से ओवम निकलता है। और एक कंडीशन कब होती है? जब LS सर्च होता है उसके 9 आवर बाद में। एपीएस क्या होता है? जो ग्राफिन फॉलिकल को बाहर निकालने का काम कौन करता है? ये LS। लेकिन एपीएस क्या करता है? उसको मेच्योर करता है। जो अपन बोला मेच्योर फॉलिकल का रप्चर करता है LS, लेकिन उसको मेच्योर कौन करता है? वो करता है एपीएस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझना आपको, ठीक है। ये काम कौन करता है? एपीएस। अब एपीएस का जो लेवल है, जो एपीएस का लेवल है वो लेवल कब होता है? हाईएस्ट लेवल कब होता है? वो भी ओवुलेशन से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी ग्लैंड इन द मैमल्स आर मॉडिफाई।
ऑप्शन ए सलेवरी ग्लैंड्स, ऑप्शन बी स्वीट ग्लैंड्स, ऑप्शन सी लैक्रिमल ग्लैंड्स और ऑप्शन डी सीबेसियस ग्लैंड्स। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने अपने मेरे प्यारे स्टूडेंट के लिए रखा है। दोस्तों इसका आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में दोगे और अगर नहीं आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में इसका राइट आंसर भी बताऊंगा। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इवेंट ऑफ द प्यूबर्टी इन गर्ल्स। जो गर्ल्स का जो प्यूबर्टी शुरू होता है उसका फर्स्ट इवेंट्स कौन सा रहता है, ठीक है। प्यूबर्टी का फर्स्ट इवेंट मतलब पहला साइन कौन सा होता है, ऐसे अपन बोले मेनार्स, ठेलार्स, पुबार्स और पेन इन एब्डोमेन। देखो दोस्तों, जो पहला जो इवेंट्स रहता है उसको बोलते हैं ठेलार्स। क्या बोलते हैं? ठेलार्स। ठेलार्स में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ठेलार्स। बी राइट है, थोड़ा ऐसे हो गया, बी राइट है ठेलार्स। और मेनार्स सबसे लास्ट में, पहला ठेलार्स और मेनार्स सबसे लास्ट में। देखो, जो बिगनिंग ऑफ द ब्रेस्ट डेवलपमेंट या ब्रेस्ट बड कॉल्ड ठेलार्स। जब जो ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट शुरू होता है या ब्रेस्ट बड बनना शुरू होता है उस कंडीशन को ठेलार्स बोला जाता है। और ये जो पुबर्टी है उसके बिगनिंग का फर्स्ट साइन है। इसके अलावा जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है एडोलेसेंट गर्ल्स में, और उसको मेनार्स बोलते हैं, और मेनार्स लास्ट साइन ऑफ द प्यूबर्टी। तो ठेलार्स और मेनार्स दोनों को माइंड में रखना। ठेलार्स बिगनिंग ऑफ द ब्रेस्ट डेवलपमेंट फर्स्ट साइन, और मेनार्स फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड ऑफ द गर्ल्स, ये है लास्ट साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पस सर्विक्स रेशियो अप टू 10 ईयर ऑफ एज। 10 साल की जो लड़की है, ठीक है, एज है, उसमें जो सर्विक्स का रेशियो कितना रहता है, कॉर्पस सर्विक्स रेशियो कितना रहता है? 3.2, 3:2, 2:1, 1:2 और 3:1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो 2:1, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपन देख लो कि जो सर्विक्स का जो लेंथ रहता है वो कितना रहता है? 2.5 सेंटीमीटर। और जो सर्विक्स डेवलप किससे रहता है? मुलियन डक्ट। कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, मुलियन डक्ट किसके रिलेटेड है? सर्विक्स से रिलेटेड है। और सर्विक्स डेवलप कहाँ से होता है? मुलियन डक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अर्ली प्रेगनेंसी है, अर्ली प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बीइंग इज मेंटेन। जो प्रेगनेंसी के जो शुरू है वो किससे मेंटेन रहता है? प्लेसेंटा 12th वीक तक कंप्लीट बनता है, लेकिन उससे पहले उसको मेंटेन कौन करता है? ऑप्शन ए प्लेसेंटा, ऑप्शन बी कॉर्पस लुटियम, ऑप्शन सी ब्रेस्ट सेक्रेशन और ऑप्शन डी ग्राफिन फॉलिकल्स। तो देखो दोस्तों, जो प्रेगनेंसी के शुरू का जो टाइम है, कुछ टाइम, उसको मेंटेन रखने का काम कौन करता है? कॉर्पस लुटियम। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक इसके रिलेटेड में आपको कुछ बताना कि जो अर्ली प्रेगनेंसी में कौन मेंटेन करता है? कॉर्पस लुटियम, और उसके बाद में प्लेसेंटा प्रॉपर्ली रखता है। कॉर्पस लुटियम भी कुछ हार्मोन का सीक्रेट करता है, वो क्या है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन और इनिबिन। इनिबिन कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनिबिन को जरूर माइंड में रखिए। इसके अलावा जो प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है, प्रेगनेंसी को होल्ड कितने तक रख सकता है? 12th वीक तक, क्योंकि प्लेसेंटा का डेवलपमेंट कम्प्लीटली कब होता है? 12th वीक में। तो आपका प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन कब तक उसको मेंटेन रखता है? 12th वीक तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्थोलिन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन। जो बर्थोलिन ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, कहाँ पे उपस्थित रहता है? ऑप्शन ए वेजाइना, ऑप्शन बी यूट्रस, ऑप्शन सी ओवरी, ऑप्शन डी सर्विक्स। राइट आंसर क्या है? वेजाइना। वेजाइना के अंदर बर्थोलिन ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है। बर्थोलिन ग्लैंड्स कितना रहता है? 2 रहता है। और कहाँ पे होता है? एवरी लेटरल वॉल ऑफ द वेस्टिबुल ऑफ वेजाइना। जो वेजाइना का जो वेस्टिबुल है उसके प्रत्येक लेटरल वॉल में रहता है। नंबर कितना रहता है? 2 रहता है। और ये क्या करता है? जो स्मॉल अमाउंट में, कुछ अमाउंट में म्यूकस का सीक्रेट कर लेता है, जो सेक्सुअल एरोजल और इंटरकोर्स में लुब्रिकेशन के लिए हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनफुल मैच्योरेशन इज टर्म इज, ठीक है। ऑप्शन ए मेनोरेजिया, डिसमेनोरेजिया, एमिनोरिया और मेनोरेजिया। तो जो पेनफुल मैच्योरेशन है उसको टर्म क्या है? राइट आंसर बी डिसमेनोरेजिया। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर बी डिसमेनोरेजिया।
इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके कुछ जो टर्म है, सभी टर्म को एक बार मैं यहाँ थोड़ा समझा देता हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हर बार एग्जाम में अलग अलग टर्म पूछा जाता है। तो देखो दोस्तों, डिसमेनोरिया का मतलब क्या होता है? पेन ड्यूरिंग मैच्योरेशन, मैच्योरेशन के दौरान जो पेन होता है उसको डिसमेनोरिया बोलते हैं। इसके अलावा एमिनोरिया क्या होता है? जो एमिनोरिया होता है एब्सेंस ऑफ द मैच्योरेशन। देखो, एब्सेंस ऑफ मैच्योरेशन, एक बार प्रेगनेंसी होने के बाद में अगर एब्सेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? एमिनोरिया। और एक होता है मेनोपॉज, कंप्लीटली अगर आपका एब्सेंस हो जाता है उसको क्या बोला जाता है? मेनोपॉज। फिर बात करते हैं मेनोरेजिया। मेनोरेजिया में क्या होता है? जो ब्लीडिंग रहता है वो एक्सेसिव रहता है। कितना? जो डे है, डे वाइज, मतलब 7 दिन से भी ज़्यादा अगर ब्लीडिंग होता है उसको क्या बोला जाता है? मेनोरेजिया। उसके बाद बात करते हैं पॉलीमेनोरेजिया। पॉलीमेनोरेजिया का मतलब क्या होता है कि जो ब्लीडिंग है, ठीक है, वो ब्लीडिंग तो मतलब होती है, रेगुलर रहती है, लेकिन 2 पीरियड्स के बीच में जो डेट्स है या टाइम्स है वो 21 डेज से कम है, उसको क्या बोला जाता है? पॉलीमेनोरेजिया। उसके बाद बात करते हैं मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया में क्या होगा कि जो पीरियड्स के बीच में भी एसाइक्लिक ब्लीडिंग रहती है, मतलब कभी पीरियड्स के बीच में भी रेगुलर पीरियड चल रहे हैं उसके बीच में भी ब्लीडिंग हो सकती है, उसको बोला जाता है मेट्रोरेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑप्शन। पीआईडी जो होता है, पीआईडी के लिए मोस्ट कॉमन कोज क्या है? मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और गोनेरिया। तो राइट आंसर क्या है? गोनेरिया। जो गोनेरिया है वो मोस्ट कॉमन कारण है पीआईडी का। इसके अलावा देखो दोस्तों, जो क्लेमिडिया ट्रिकोमाटिस और जो नाइसीरिया गोनेरिया है ये मोस्ट कॉमन एंड फ्रीक्वेंट कोज ऑफ द पीआईडी। पीआईडी के जो मोस्ट कॉमन कोज क्या है? क्लेमिडिया ट्रिकोमाटिस और नाइसीरिया गोनेरिया दोनों मोस्ट कॉमन कोज है। इसके बाद में एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कड़ी वाइट डिस्चार्ज ड्यूरिंग पर स्पोकुलम एग्जामिनेशन इंडिकेट। जब स्पोकुलम एग्जामिनेशन होता है उस कंडीशन में कड़ी वाइट डिस्चार्ज अगर आपको फाइंड आउट हो गया तो क्या इंडिकेट करता है? ट्रिकोमोनियासिस, कैंडिडियासिस, बैक्टीरियल विजोनासिस और सर्विसाइटिस। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या? कड़ी वाइट डिस्चार्ज ड्यूरिंग पर स्पोकुलम एग्जामिनेशन। राइट आंसर क्या रहेगा? कैंडिडियासिस। ठीक है, तो इसके अलावा ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। कैंडिडियासिस जो होता है, कैंडिडियासिस, उसका दूसरा नाम है मोनियालिसिस भी बोलते हैं, फंगल इन्फेक्शन है। और जो कैंडिडा का जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज है वो कौन सा है? कैंडिडा अल्बिगेंस। कैंडिडा का मोस्ट कॉमन जो जाति है उसको कैंडिडा अल्बिगेंस बोलते हैं। और जो कैंडिडियासिस है उसका दूसरा नाम मोनियालिसिस बोलते हैं, मोनियालिसिस। और ये क्या है? फंगल इन्फेक्शन है। कैसा इन्फेक्शन है? फंगल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कलेक्ट ए सर्वाइकल स्पेयर। इसमें सर्वाइकल स्पेयर प्राप्त करने के लिए या कलेक्ट करने के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है, कौन सी चीज यूज किया जाता है? कोल्पोस्कोप, वेजाइनोस्कोप, आइरा स्पुटुला और पेपर फोर्सेप्स। राइट आंसर क्या रहेगा? आइरा स्पुटुला। जो सर्वाइकल स्पेयर है प्राप्त करने के या कलेक्ट करने के लिए आइरा स्पुटुला यूज किया जाता है। आइरा स्पुटुला क्या होता है? ये एक मटेरियल सैम्पलिंग जो वेजाइना मुकस और सर्विक्स और सर्वाइकल कैनाल है उसकी बैक्टीरियोलॉजिकल और साइटोलॉजिकल जो स्टडी है उसके लिए इसमें टेस्ट करने का एक मेथड है। पेप फोर्सेप क्या रहता है? वो एक डिलीवर टू इन्फेंट हेड ड्यूरिंग ब्रीच डिलीवरी। ब्रीच डिलीवरी के दौरान जो इन्फेंट जो हेड होता है उसको डिलीवर करने के लिए पेपर फोर्सेप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30-year-old female complained of wetting her dress while cupping. Which one of the following is not should suspect? एक 30 ईयर्स की लेडी है, ठीक है, जब भी वो मतलब कप करती हैं उस कंडीशन में क्या होता है? उसका जो ड्रेस होती है वो भीग जाती है। तो कौन सा सस्पेक्ट हो सकता है? कौन सी कंडीशन का सस्पेक्ट लग रहा है? ऑप्शन है सिस्टोसिल, ऑप्शन बी रेक्टोसिल, ऑप्शन सी एंट्रोकोसिल्स और ऑप्शन डी यूरोटोक्सिल। देखो दोस्तों, राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ए, सिस्टोसिल। राइट आंसर क्या है? सिस्टोसिल। सिस्टोसिल्स आल्सो नोन एज द वेसिकोसिल्स। ठीक है, वेसिकोसिल्स। सिस्टोसिल और वेसिकोसिल्स एक ही होता है। इसमें क्या होता है? ब्लडर का हर्निया होता है और ब्लडर किस में चला जाता है? वेजाइना में।
उसकी वजह से जब भी वो सिक करती है, कपिंग करती है, उस कंडीशन में वो ऐसा कंडीशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अलावा जो सिस्टोसेल है, सिस्टोसेल में क्या रहता है, ठीक है, कि जब भी कपिंग करेगा तो उसके क्लोट वेटिंग होने का पॉसिबिलिटी है। उसमें क्या रहता है कि कुछ कोजेज रहते हैं, जैसे यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी एंड डिसूरिया होता है, और ये क्या रहता है, ब्लड जो होता है इन्वॉल्व रहता है, और उसकी वजह से जो क्लोट वेटिंग रहता है ड्यूरिंग द कपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज द हाईएस्ट डायमीटर ऑफ द पेल्विस। हाईएस्ट डायमीटर कौन सा है पेल्विस का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एंट्रियो पोस्टीरियर, लेटरल, ऑब्लिक्यू, ऑल आर इक्वल। ऑल आर इक्वल बिल्कुल गलत। और जो हाईएस्ट डायमीटर है वो कौन सा है, एंट्रियो पोस्टीरियर। एंट्रियो पोस्टीरियर हाईएस्ट डायमीटर है 13 सेंटीमीटर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एंट्रियो पोस्टीरियर डायमीटर है कितना है, आउटलेट उसका कितना है, 13 सेंटीमीटर। ये आपको माइंड में रखना है कि जो एंट्रियर पोस्टीरियर डायमीटर है कितना, 13 सेंटीमीटर का। और एंट्रियर पोस्टीरियर डायमीटर होता कहाँ से, ये किसके बीच में रहता है, जो आपका टिप है, किसका टिप, कोकोक्सिस से लोअर एंड्स ऑफ द सिम्फिसिस प्यूबिस। जो सिम्फिसिस प्यूबिस का जो लोअर एंड होता है उनके बीच में रहता है, और ये सबसे लार्जेस्ट डायमीटर रहता है एंट्रियर पोस्टीरियर डायमीटर, सबसे लार्जेस्ट। इसके बाद में जो कुछ थोड़ा पेल्विस के बारे में आपको बता देता हूँ कि पेल्विस कितने बोन से बना होता है, 4, 2 इनोमेटिव बोन और 1 सैक्रम और 1 कोकोक्सिस। और पेल्विस का जो टाइप होता है, कितना टाइप होता है, पेल्विस 4 टाइप का रहता है। और जो ट्रू पेल्विस, जिसका दूसरा नाम क्या है, गायनेकोलॉइड पेल्विस, गायनेकोइड पेल्विस, और राउंड शेप का रहता है, फेवरेबल रहता है, आइडियल रहता है 50%। इसके रिलेवेंट बहुत क्वेश्चन आता है, मोस्ट फेवरेबल पेल्विस, मोस्ट आइडियल पेल्विस, राउंड शेप पेल्विस, मोस्ट कॉमन पेल्विस, ऑल आंसर इज गायनेकोलॉइड पेल्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द suture that separate the occipital bone and the 2 parietal bones। 2 parietal bones को सेपरेट करती है और occipital bone के साथ, मीन्स 2 parietal bones और एक occipital bone को सेपरेट कौन करती है। देखो दोस्तों, अपन इसका राइट आंसर क्या है, लैम्बडॉइड suture। और अपन एक थोड़ा जो भी suture यूज होते हैं उनका थोड़ा अपन सबको थोड़ा बता देता हूँ। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन को वापस थोड़ा देख लीजिए अगर कन्फ्यूजन हो तो। The suture that separate the occipital bone and the parietal bone। parietal bone और occipital bone के बीच में कौन सा suture होता है, सिंपल सा क्वेश्चन, लैम्बडॉइड suture। लैम्बडॉइड suture का दूसरा नाम क्या है, occipito-parental suture। क्योंकि ये किसको सेपरेट करता है, टू पेरेंटल और ऑक्सीपिटल के बीच में जो suture रहता है इसको लैम्बडॉइड suture बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम भी क्या है, occipito-parental suture। इसके अलावा बात करते हैं फ्रंटल suture। जो फ्रंटल suture का दूसरा नाम क्या है, मेटोपिक suture भी बोलते हैं, और मीडियो फ्रंटल suture भी बोलते हैं। फ्रंटल suture का दूसरा नाम क्या है, जो फ्रंटल बोन्स के बीच में रहता है। नेक्स्ट है कोरोनल suture, बहुत इंपॉर्टेंट है कोरोनल suture, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कोरोनल और सेजाइटल suture के रिलेटेड। जब फ्रंटल और पैराइटल के बीच में रहेगा उसको क्या बोलते हैं, कोरोनल suture। देखो, पैराइटल ऑक्सीपिटल के बीच में लैम्बडॉइड suture, फ्रंटल और पैराइटल के बीच में कोरोनल suture, और अगर दोनों पैराइटल के बीच में है उसको क्या बोलते हैं, सेजाइटल suture। तो ये तीनों माइंड में रखना। वापस एक बार मैं बता देता हूँ, एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखो यहीं पे कर लेता हूँ, आप पैराइटल बोन, ये आपका पी है, अगर पी से जुड़ा है तो सेजाइटल suture, अगर पैराइटल बोन ओ से जुड़ा है तो ये लैम्बडॉइड suture, अगर आपका पी सी से जुड़ा है, सॉरी पी अगर आपके एफ से जुड़ा है तो कोरोनल suture। ये तीनों suture बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इनके रिलेवेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सबमेंटो वर्टिकल डायमीटर मेजर। जो सबमेंटो वर्टिकल डायमीटर होता है उसका मेजर कितना रहता है, कितना सेंटीमीटर होता है, 11.5 सेंटीमीटर होता है। लेकिन आप समझ लो कि जो सबमेंटो वर्टिकल डायमीटर होता है कितना डिस्टेंस रहता है, कहाँ से कहाँ तक रहता है, सबमेंटम टू हाईएस्ट सेंटर पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स। जो वर्टेक्स का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वहाँ से लगाकर सबमेंटम तक, और कितना रहता है, 11.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
एंगेजिंग डायमीटर ऑफ द वर्टेक्स परसेंट में डायमीटर कौन सा रहेगा, एंगेजिंग डायमीटर कौन सा होता है, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक, मेंटो वर्टिकल। देखो दोस्तों वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, इसका एंगेजिंग डायमीटर है वो कौन सा रहता है, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर बी, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आता रहता है। अगर मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन कौन सा होता है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। ऐसा बोला जाता है कि जो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है मोस्ट सूटेबल, मोस्ट फेवरेबल किसके लिए, सेफ डिलीवरी के लिए। तो अक्सर एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, एक सेफ डिलीवरी के लिए मोस्ट सूटेबल प्रेजेंटेशन कौन सा होगा, वर्टेक्स। एक सेफ डिलीवरी के लिए मोस्ट सूटेबल प्रेजेंटेशन कौन सा होगा, वर्टेक्स। और जो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में जो एंगेजिंग डायमीटर है वो कौन सा रहता है, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। तो ये कौन सी कंडीशन में रहता है, अगर नेक कंप्लीटली फ्लेक्शन, ये एक आइडियल कंडीशन है। ये कौन सी है, आइडियल कंडीशन होती है। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है, एंगेजिंग डायमीटर सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक होता है, और नेक और पूरा बॉडी कंप्लीटली फ्लेक्सर होता है, फ्लेक्सर। इसके अलावा अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन भी है और एंगेजिंग डायमीटर फेटल हेड रहेगा, ठीक है, मतलब सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, कब, जब नेक इज पार्शियली फ्लेक्स, जब नेक पार्शियली फ्लेक्स रहेगी उस कंडीशन में एंगेजिंग डायमीटर भी डिफरेंस हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं वर्टेक्स पोजीशन ऑफ फिटस का मतलब क्या होता है, कि जो वर्टेक्स पोजीशन होती है उसका फिटस से मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से समझना। वर्टेक्स पोजीशन ऑफ फिटस का मतलब होता है कि फीटल हेड इज टूवर्ड मदर पेल्विस एंड बटक्स इनटू फंडस ऑफ द यूट्रस, ये हो गया वर्टेक्स पोजीशन। इसके अलावा फेस प्रेजेंटेशन किसके लिए डिनोमिनेटर करते हैं, मोमेंटम के लिए। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन लास्ट है और आई थिंक ऑलमोस्ट गायनिक का आपको कंप्लीट करवा दिया। अभी कुछ पॉइंट रहेंगे, उस पॉइंट को भी आपको पॉइंट वाइज करवाऊंगा, लेकिन ऑलमोस्ट आपका गायनिक का पूरा रिवीजन हो जाएगा। पीडियाट्रिक को भी करवा दिया, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट करवा दिया, गायनेकोलॉजी, ओबीजी, एमएसएन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फंडामेंटल, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट, साइकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, सोशियोलॉजी, सभी के पीडीएफ मिल जाएगी, सभी की आपको वीडियो मिल जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, द रिलेशन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द फिटस टू वन अनदर। जो फिटस रहता है, ठीक है, देखो ध्यान से समझना, रिलेशन किसके बीच में, रिलेशन के उसके वेरियस पार्ट के बीच में जो एक दूसरे के बीच में रिलेशन रहता है उसको क्या बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, जो रिलेशन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द फिटस वन अनदर, उसको एटीट्यूड कई बार बोला जाता है। इसका एटीट्यूड कैसा है कि जब डिलीवर होता है उसका एटीट्यूड का मतलब होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट के बीच में रिलेशन कैसा था, वो हो गया उसका एटीट्यूड। इसके अलावा दोस्तों ऑलमोस्ट आपका 20 क्वेश्चन आज भी कंप्लीट हो गए हैं। इसका आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि एटीट्यूड का मतलब होता है, जो फिटस का एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस पार्ट टू वन अनदर, एक पार्ट का दूसरे पार्ट के साथ में रिलेशन क्या है, जस्ट लाइक फीटल हेड, लिम्ब फ्लेक्सर अगेंस्ट बॉडी। फिर लाई क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फिटस एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस। देखो टोटली वेरियस पार्ट के साथ में जो रिलेशन होगा उसको क्या बोला जाता है, एटीट्यूड। लाई क्या रहता है कि जो लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फिटस और लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस दोनों के बीच में जो रिलेशन रहता है उसको बोलते हैं लाई। और मोस्ट कॉमन जो लाई कौन सा है, लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट ऑलमोस्ट कवर हो गए, अभी कुछ पॉइंट की तरफ डिस्कस करेंगे। एट्रोपिक वेजाइनेट का मतलब क्या होता है कि थिनिंग एंड ड्राइनेस ऑफ द वेजाइनल एपिथेलियम ड्यू टू डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल। देखो दोस्तों ओल्ड एज में क्या रहता है, मेनोपॉज आ जाता है। मेनोपॉज क्यों आता है कि एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज होता है। तो एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज होने के टाइम पे एट्रोपिक वेजाइनेटिस होने की पॉसिबिलिटी भी रहता है। क्यों रहता है कि जो वेजाइनल एपिथेलियम है वो ड्राइनेज हो जाता है। इसके अलावा जो एस्ट्रोजन है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स के लिए फीमेल में रेस्पॉन्सिबल रहता है। और एस्ट्रोजन कुछ सीक्रेट कहाँ से सीक्रेट होता है, ओवेरी से। एस्ट्रोजन ओवेरी से सीक्रेट होता है और ओवेरी कुछ हार्मोन को और सीक्रेट करता है, जस्ट लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एनिमम। इसके अलावा जो हाईएस्ट लेवल ऑफ एस्ट्रोजन कब होता है, 5th डे ऑफ द ओवुलेशन। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट। एक्ने सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट कौन सी होती है, एक्ने सेल होती है। और ये क्या सीक्रेट करती है, मिल्क।
इसके अलावा अपन बात करते हैं कि जो आपका ब्रेस्ट है, फीमेल ब्रेस्ट किससे मिलकर बना होता है, कंपोज कैसे रहता है। जो फीमेल ब्रेस्ट होता है उसमें 12 से 20 तक लोब रहते हैं और एवरी लोब में 10 से 10 to 100 लोबल्स रहते हैं। मीन्स लोब्स के बीच में लोब्यूल्स, इसके बाद में एल्व्यूलाई, और एल्व्यूलाई के बाद में आता है जो उसकी लाइन रहती है वो एक्ने सेल की बनी रहती है और वो क्या सीक्रेट करती है, मिल्क। इसके बाद में जो लार्जेस्ट सेल कौन सा रहता है, ओवम रहता है, सबको पता है। उसका डायमीटर कितना रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट सेल्स कौन सा है, ओवम, और ओवम का डायमीटर कितना रहता है, 130 माइक्रोन। नेक्स्ट है ओवम जो रहता है रिमेन वाइबल कितना टाइम रखता है, ओवम 12 to 24 आवर, इस पर 48 to 72 आवर। बहुत बार इसके रिलेवेंट लड़कों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा भी है, सर ओवम का क्या है। देखो दोस्तों, अगर ऑप्शन में 24 to 36 आवर तक आता है, ये भी आपका राइट रहेगा। 12 to 24 भी आएगा तो आपका राइट होगा। मतलब ऑप्शन में कहीं ना कहीं 24 का आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट इस पर 48 to 72 आवर्स। इसके अलावा बीएससी का मतलब क्या होता है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। इसमें क्या रहता है, जो मेनोपॉज से पहले का टाइम पे परफॉर्म एवरी मंथ में जो पीरियड्स रहता है, पीरियड से 7 से 10 दिन पहले परफॉर्म किया जाता है। और उसके अलावा मेनोपॉज हो जाता है, मेनोपॉज के बाद में मंथ का एक कोई डे फिक्स किया जाता है। और ये ब्रेस्ट कैंसर के डिटेक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और स्क्रीनिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है। नेक्स्ट, आफ्टर ओवुलेशन टेम्परेचर इंक्रीज होता है 0.3 to 0.5 सेंटीग्रेड। किसकी वजह से, ड्यू टू द इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन लेवल, प्रोजेस्टेरोन लेवल इंक्रीज होने की वजह से डिक्रीज होता है। इसके अलावा बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसका भी थोड़ा अपन बता देते हैं कि एवरेज अमाउंट ऑफ लॉस कितना रहता है, 30 से 40 ml लॉस रहता है। इसमें भी अलग अलग फेज रहता है। जो पहला अपन फेज का डिस्कस करते हैं वो है सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज में क्या होता है, इसका दूसरा नाम पोस्ट ओवुलेटरी फेज भी बोलते हैं, लूटियल फेज भी बोला जाता है। मीन्स ओवुलेशन के बाद में जो फेज आते हैं उसको पोस्ट ओवुलेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज और लूटियल फेज बोला जाता है। और इसका लेंथ कितना रहता है, 14 डेज। इसका लेंथ कितना रहता है, 14 डेज। और ये एक ऐसा फेज रहता है जो बिल्कुल कॉन्स्टेंट रहता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट के कितना एकदम कंसेंट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। और एक कंसेंट फेज होती है सेक्रेटरी फेज, 14 डेज की रहती है और ओवुलेशन के बाद में। इसके बाद में कि अर्ली फेज, ठीक है, कॉकरोच शेप इंट्रोमीडियल ग्लैंड्स इन सीन। अगर अर्ली फेज किस में ये मिलती है, जिसमें कॉकरोच शेप इंट्रोमीडियल ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा जो परमानेंट स्टॉप ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनोपॉज, और ड्यू टू द लैक ऑफ द एस्ट्रोजन। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करते हैं वेजाइना फिस्टुला। वेजाइना फिस्टुला क्या होता है कि रेक्टम के अंदर, देखो दोस्तों ध्यान से समझना, वेजाइनल फिस्टुला का मतलब क्या होता है, ओपन इनटू रेक्टम। तो वेजाइना का जो होता है वो रेक्टम के अंदर ओपन रहती है, उसको रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला बोला जाता है। ऐसे फिस्टुला जो वेजाइना और रेक्टम दोनों के बीच में होता है उसको बोला जाता है वैसे वेजाइनल फिस्टुला। देखो दोस्तों, ऑल द बेस्ट। ऑलमोस्ट मैंने आपको पूरा गायनेकोलॉजिस्ट कवर करवा दिया है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है, आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर करोगे वो हमारे कॉन्फिडेंट लेवल को बढ़ाएगा और हम और अच्छे वीडियो लेके आएंगे। लेकिन दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बेल आइकन दबाइए। ऑल द बेस्ट नेक्स्ट फर्दर नर्सिंग ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू दोस्तों।